जय श्री कृष्ण। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय के अध्याय 2 के भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा विलयन क्या है, निलंबन क्या है और उनके गुण। फिर हमने पढ़ा कोलाइडी विलयन और उनके गुण। आज हमारा नया विषय है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अर्थात कोई भी मिश्रण, अर्थात मिश्रण एक विषमांगी घटकों से मिलकर होता है, तो इनको पृथक करने के लिए अलग अलग प्रकार के पृथक्करण की विधियां होती है। तो पदार्थों को पृथक्करण की कुछ निम्न विधियां हैं, जिसमें हमारे क्लास 9वीं क्लास के हिसाब से वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्कारी कीप के द्वारा पृथक करने की विधि, फिर है आसवन विधि, परभाजी आसवन विधि, क्रोमेटोग्राफी और ऊर्ध्वपातन। ये हमारे 9वीं क्लास में पदार्थों के पृथक्करण की मुख्य ये विधियां हैं, जिसमें आज हम मुख्यतः 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है वाष्पीकरण विधि, दूसरी है हमारी अपकेंद्रीकरण विधि, और तीसरी और अंतिम पढ़ेंगे अपन पृथक्कारी कीप के द्वारा कोई 2 अघुलनशील द्रव पदार्थों को पृथक करने की विधियां। तो जिसमें सबसे पहले हमारी विधि है वाष्पीकरण विधि। तो अपन को सबसे पहले ये समझना है कि वाष्पीकरण की विधि किन पदार्थों को पृथक करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो वाष्पीकरण के लिए हमें 2 प्रकार के पदार्थ चाहिए, जिसमें एक वाष्पशील होना चाहिए और दूसरा अवाष्पशील होना चाहिए। तो वाष्पशील और अवाष्पशील हो, इस प्रकार के 2 मिश्रणों को पृथक करने के लिए मुख्यतः वाष्पीकरण की विधि प्रयोग में ली जाती है। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है, जैसे चीनी का घोल है, या कोई नमक का घोल है, या गंधला जल है, अर्थात जल में रेत मिली हो। इस प्रकार के विलयन को मुख्यतः पृथक करने के लिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिसमें जैसे वाष्पशील में जैसे अपन ले लें जल को, और अवाष्पशील में जैसे चीनी है, नमक है या रेत है। तो ये इन 2 पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने के लिए मुख्यतः वाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है। अर्थात इनके क्वथनांकों में, क्वथनांक का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का एक निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो इनके क्वथनांकों में अंतर होता है। इस प्रकार के 2 मिश्रणों को पृथक करने के लिए वाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है। जैसे हमारे पास में एक चित्र है, इसके द्वारा अपन इसको स्पष्ट करते हैं। एक हमने बीकर लिया, इस बीकर में अपन ने नमक का घोल ले लिया और इस घोल को एक त्रिपाई स्टैंड इस बीकर को एक त्रिपाई स्टैंड पर रखते हैं और बर्नर के द्वारा इसको उष्मा दी जाती है। तो तब अपन देखते हैं कि जल और नमक का जो मिश्रित घोल है ये गर्म होना शुरू होता है और एक निश्चित तापक्रम पर, अर्थात जल का जो क्वथनांक है, जल का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री, अर्थात वह 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद वह जल वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। अर्थात इसके साथ में है नमक। तो नमक का क्वथनांक जल की अपेक्षा अधिक होता है, तो नमक यहाँ शेष रह जाता है और जितना भी जल होता है वह वाष्प के द्वारा अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की विधि के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं वाष्पीकरण। अब हमारे पास में दूसरी विधि आती है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि किसी द्रव में कोई ठोस विलेय पदार्थ सम्मिलित हो। जैसे अपन एक उदाहरण लें, दूध हो या क्रीम हो, इसमें से या मक्खन को अलग करना हो, तो इस प्रकार की विधि के लिए अपन अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे दूध है तो अपन उसको झागुनीकरण करते हैं, इमल्सीकरण उसको अपन तेज गति से इनको रोटेट घुमाते हैं, तो अपन देखते हैं कि दूध में से वसा है, मक्खन है, वह ठोस कणों के रूप में बाहर निकल जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि भारी कण तो
भारी कण तली में नीचे की ओर बैठ जाते हैं और हल्के जो कण होते हैं वह ऊपर की ओर रह जाते हैं। जैसे वसा के जो हल्के कण होते हैं वह ऊपर की ओर मक्खन के रूप में आ जाते हैं और भारी कण वह नीचे की तरफ रह जाता है। अर्थात अपन अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा दूध से मक्खन को अलग करने के लिए, वसा को अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने पर यदि अपन देखें तो इसका अनुप्रयोग निम्न 3 प्रकार से है अपकेंद्रीय विधि के लिए। जैसे पहला, जांच प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में रक्त की जांच हो या मूत्र की जांच हो, तो रक्त में अल्कोहल की मात्रा हो, मूत्र में ग्लूकोज या अल्कोहल की मात्रा हो, इनकी जांच करने के लिए भी अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग का मतलब बड़े पैमाने पर इसका उपयोग कहां पर होता है, तो लेबोरेटरी में, जांच प्रयोगशालाओं में रक्त की जांच और मूत्र की जांच सामान्यतः इस विधि के द्वारा की जाती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अपन देखते हैं डेयरी उद्योग या घरों में क्रीम से मक्खन को अलग करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः डेयरी उद्योग में, डेयरी में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें झागुनीकरण, इमल्सीकरण किया जाता है। अंतिम है कपड़े धोने की जो मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, इसमें अपन उसको इस प्रकार से रोटेट घुमाते हैं कि कपड़े में से जो जल है वह निचोड़कर उससे अलग हो जाता है। इस प्रकार की विधि के लिए अपन सामान्यतः अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास में अंतिम विधि है जिसका नाम है पृथककारी कीप के द्वारा अपन पृथककारी कीप के द्वारा दो अघुलनशील पदार्थ हैं, अर्थात दो द्रव जो आपस में घुलते नहीं हैं, इन पदार्थों को पृथक करने के लिए मुख्यतः पृथककारी कीप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन अभी देख रहे हैं इस प्रयोग में ये जो कीप है पृथककारी कीप कहलाता है और इसके ऊपर ये कॉर्क लगा हुआ है। अब इसमें अपने जल और तेल, जल व तेल, दो प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाया, अर्थात ये दोनों द्रव अवस्था में हैं और दोनों ही अघुलनशील अर्थात आपस में घुलते नहीं हैं। इन प्रकार के पदार्थों को पृथक करने के लिए अपन इस विधि का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पृथककारी कीप है। इसमें अपने जल और ऊपर की ओर डाला हुआ है ये है द्रव। यदि अपन एक बार इसको हिला के छोड़ते हैं तो एक बार ये एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात इनकी दोनों की एक अलग परत बन जाती है। अब अपन स्पष्ट देख रहे हैं कि तेल पानी से हल्का होता है इसलिए इनकी ऊपर की ओर परत बनती है और जल भारी होता है इसलिए इनकी नीचे की ओर परत बनती है। अब अपन इस कॉर्क को सावधानी पूर्वक से खोलते हैं तो अपन देख रहे हैं कि इस पृथककारी कीप से जल धीरे धीरे नीचे की ओर बीकर में इकट्ठा हो रहा है। इस द्रव को पूरा खाली होने तक धीरे धीरे इसको इस बीकर में इकट्ठा करते हैं। अब द्रव पूर्ण रूप से खाली हो जाने पर इसकी ये जल धीरे धीरे इस बीकर में आकर इकट्ठा हो रहा है और तेल भी इसके साथ में धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसे ही पूर्ण रूप से जल इस पृथककारी कीप से इस बीकर में आ जाता है अपन इस कॉर्क को धीरे से बंद कर देंगे जिससे दो अघुलनशील पदार्थों को पृथक कर सकते हैं और इस विधि का नाम है पृथक्करण विधि। अर्थात इस
अघुलनशील पदार्थों को पृथक करने के लिए मुख्यतः अपन पृथककारी कीट का प्रयोग करते हैं। अब इसका अनुप्रयोग बड़े स्तर पर अपन देखते हैं जल और तेल को, अर्थात जब तेल के कुओं से जल को पृथक किया निकाला जाता है तो ये तेल हल्का होता है जल से तो वो ऊपर की ओर रहता है और जल नीचे की ओर रहता है। तो इनसे इनको पृथक करना हो या तेल के अंदर जल में कभी तेल मिल जाए तो इनको पृथक करने के लिए इस पृथककारी कीट का प्रयोग किया जाता है। और बड़े पैमाने पर इसका धातुमल शोधन में, अर्थात किसी धातु के शोधन में, अर्थात इस धातु के अंदर कोई अयस्क मिला हुआ है, कोई गंदगी मिली हुई हो तो इनको पृथक करने के लिए इन पृथककारी कीट के अंदर डालकर उस धातु के मल को, अर्थात इसके अयस्क को इस धातु से अलग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बस आज हमारा वीडियो यहीं तक था। इसकी जो पीडीएफ है आपको भेज देंगे जो गृह कार्य के रूप में आपको करनी होगी। नमस्कार।